नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एसआईआर का मुद्दा अभी भी गले की फांस बना हुआ है कांग्रेस और उसके पूरे इकोसिस्टम में। अब आप देखिए कि किस तरह से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण को इसी मामले पर जमकर फटकार पड़ गई। देखिए, जमकर फटकार पड़ी और एसआईआर तो खैर अब तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो तो उनके हाथ से वो निकल चुका है वो पूरा दांव। लेकिन अब चूंकि मुकदमा कोर्ट में वो गए थे तो केस चल रहा है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा हुआ ये गलत हुआ, इसमें ये धांधली हुई और सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें पेश कर रहा है। तो जो एक बीच में आई थी बात की, जब राहुल गांधी वो एटम बम और हाइड्रोजन बम वगैरह फोड़ा करते थे तो चुनाव आयोग उनसे कहता था कि भाई आप यही बात जो आरोप आप लगा रहे हैं इसको एक हलफनामा देकर हमको दे दीजिए ताकि हम जांच कर सकें। तो उन्होंने तो कभी हलफनामा नहीं दिया, लेकिन उनका इकोसिस्टम जो उनका एक तंत्र है, चूंकि इस पूरे मामले में कि जी चुनाव का की जो वोटर लिस्ट की अगर समीक्षा होगी तो इसमें धांधली हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ये याचिका लेकर गया था एक एडीआर जो उसका फुल फॉर्म है कुछ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करके एक संस्था है, एडीआर जिसको बोलते हैं। तो उसके वकील प्रशांत भूषण और ये सबसे पहले लेके गए थे और भी कई पार्टी समय समय के साथ उसमें जुड़ते गए, योगेंद्र यादव जैसे लोग। तो जब ये इन्होंने, राहुल गांधी ने तो हलफनामा नहीं दाखिल किया, इन्होंने हलफनामा अपना एक दाखिल किया, कुछ 12-14 मामले कि जिनका ये बताया कि इनका वोट बिना बताए हुए, बिना चुनाव आयोग ने किसी किसी तरह का नोटिस दिए या बिना कोई भी प्रक्रिया का पालन किए हुए। आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप केवल 15 मामले लेते आइए, 15 मामले आप लेके आएंगे हम पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा देंगे, ये जो वोटर समीक्षा वाली जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम रोक लगा देंगे। तो 15 नहीं, बहुत मुश्किल से ढूंढ डांड के ये 12 लाए थे। 12 हलफनामे कोर्ट में पेश किए गए। उस 12 में से एक जो पहला ही उन्होंने उठाया, उसकी जब जांच की तो पता चला वो फर्जी है, पूरी तरह फर्जी है, उसमें पता भी गलत है, उस व्यक्ति का नाम गलत है, पूरी मतलब एक सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था, मतलब सुप्रीम कोर्ट जिसमें एक आम व्यक्ति के लिए न्याय पाने के लिए जाना भी कठिन है, वहां पर वकीलों और एनजीओ की ये जो एक गठबंधन है, एक फौज है, वहां पर एक फर्जी एक हलफनामा देती है। अब देखिए, हलफनामा फर्जी देना सुप्रीम किसी भी कोर्ट में, चाहे वो निचली अदालत हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, जब आप कोई एक फेक फर्जी गलत सूचनाओं पर आधारित आप एफिडेविट फाइल करते हैं, अगर आप एक सामान्य भारत के व्यक्ति हैं तो आपके ऊपर परजरी लग सकता है, आपके ऊपर तरह तरह की धाराएं लग सकती है, आपको सजा हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं। लेकिन ये लोगों पर भारत का कानून लागू नहीं होता है, जो एनजीओ है उस पर लागू नहीं होता, और ना ही प्रशांत भूषण पर तो लागू होता ही नहीं। पूरे देश ने देखा था 1 रुपए का सिक्का जो उन्होंने मतलब एक कंटेम्प्ट किया था, कंटेम्प्ट पे उनको मात्र 1 रुपए के सिक्के का 1 रुपए का की सजा दी गई थी, और वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुंह चिढ़ाते हुए 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट के को जमा कराया था अपना कंटेम्प्ट के उसमें। तो ये पूरा मामला जो है वो एक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई सजा नहीं। तो ये पूरी कार्रवाई जो है एक तरह से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण था कल का दिन, कि जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के इस पूरे हाइड्रोजन बम की जो अंतिम धज्जियां थी वो भी परखच्चे उड़ गए, और उनके पूरे उस इकोसिस्टम जो पूरा इंटरनेशनल जो नेटवर्क है, जो एडीआर जैसी संस्था जिसको सोरोस जैसे भारत विरोधी तत्वों से काफी फंड प्राप्त होता है, प्रशांत भूषण की प्रशंसा के लिए कोई हमको अलग से कहीं कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, योगेंद्र यादव की मिठास भी उन्होंने भी वहां बिखेरने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में वो भी थे, उन्होंने भी कुछ कुछ अपनी दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको बहुत बुरी तरीके से लताड़ लगाई कल। लेकिन जो हलफनामा ये लेकर गए थे उसमें ये कह रहे थे कि देखिए, जितने भी लोगों के नाम कटे हैं बिहार में इस बार मतदाता सूची में, वो ज्यादातर मुसलमान हैं। तो अगर ऐसा है भाई, तो कम से कम उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में तो होना चाहिए। जो चुनाव आयोग है उसके वकील का यही तो कहना था कि जिसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होगा उसके पास तो वेरिफिकेशन का अधिकार था। तो जब, लेकिन जब आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में ही नहीं है तो फिर तो इसका मतलब ये कि आप वोटर ही नहीं है। कल ये भी बात आई और उन्होंने कहा भी 5 दिन बचे हैं, जिनका अगर वोट में नाम, लिस्ट में नाम नहीं है, आप चेक करिए और उनको डलवाइए। तो आप उसकी बजाय यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके खड़े हैं, आपकी अपनी पार्टी से कहिए कि भाई वो उनके नाम जुड़वाए। देखिए, बेसिकली विषय ये नहीं है कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ और क्या दलील दी, उनको भी मालूम है कि ये कुछ नहीं, वो कोई धांधली नहीं है, बेसिकली इसमें घुसपैठिए ही निकाले जाएंगे, फर्जी वोटर हटाए जाएंगे, उनको पता है। वो ऐसा सब पूरा तमाशा कर क्यों रहे हैं, ये अब सोचने का विषय है।
वो जो हुआ वो हो गया, वो आगे भी चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट एक दिन उनकी याचिका को उठाकर डंप कर देगा और देश भूल जाएगा कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, देश के पूरे लोकतंत्र, पूरी चुनावी प्रक्रिया, पूरी सरकार की वैधता को ठेस पहुंचाने, उसको दागी बनाने, उसको उसको कलंकित करने का इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना संगठित प्रयास किया गया, जिसमें एक विदेश द्वारा फंड होने वाली एक एनजीओ जो एडीआर के नाम से जानी जाती है, जिसमें फ्रंट फेस तो भारत के 3-4 नाम है, लेकिन ये जो आस्तीन के कुछ सांप हैं वो, और फिर उसके साथ उनके साथ जुड़ते हैं कुछ ये जो पीआईएल वाले जो वकील हैं, जिनके इशारों पर सुप्रीम कोर्ट कई बारी मैनिपुलेट भी हो जाता है, और साथ साथ में ये जो पूरा एक राजनीतिक तंत्र है, उन सब की एक तरह से सच्चाई कल देश के सामने आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि आज इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए। देश को पता चलना चाहिए कि इन्होंने देश को इतने दिनों तक, देश का समय, जिस समय देश में महंगाई पे बात होनी चाहिए थी, जिस समय देश में बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए थी, जिस समय देश के वास्तविक मुद्दों पर, देश की जनता के विषयों पर बात होनी चाहिए थी, ये पूरा कांग्रेस वामपंथी तंत्र, भारत विरोधी तंत्र इस देश के लोकतंत्र को जड़ से काटने में जुटा हुआ था। प्रशांत भूषण ये वही व्यक्ति है जो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात आई, तो वो उसको एक अपराध और एक न्याय के विषय से देखने के बजाय नहीं, वो उसमें एक जातिवादी दंगा फैलाने का प्रयास कर रहा था। इस तरीके के तत्व जो है वो बार बार प्रयास कर रहे हैं भारत के पूरे तंत्र को ठेस पहुंचाने की। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखो ना कि बात यहाँ सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं की हो रही है। तो हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि राहुल गांधी तो रोहिंग्या बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, और अब उसी बात पर मोहर ये प्रशांत भूषण जैसे लोग लगा रहे हैं। और एडीआर का फैलाया हुआ ये रायता है जो सोरोस के पैसे पर चलती संस्था है, एनजीओ है। तो फिर तो समझ में आ रहा है ना सबको कि ये पूरी की पूरी जो कवायद है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत के चुनाव आयोग में लोगों का भरोसा ना रहे, यही सब कुछ करना था। बिल्कुल यही है, यही है। और ये समय, ये आज से नहीं है, ये पिछले, अगर आप इनके इतिहास में जाएं तो ये करीब 1999 के आसपास, जब धीरे धीरे भारत में उनको लगा कि कांग्रेस की शक्ति अब कमजोर हो रही है, वो एक कहीं ना कहीं अब वो आगे चलकर वो एकमात्र राजनीतिक शक्ति नहीं रह पाएगी। तो 1999 के आसपास, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि वाजपेयी जी की सरकार थी, या मतलब चुनाव थे उस समय, एक ये एडीआर करके एक संस्था लाई गई। कहा गया कि कुछ आईआईएम के प्रोफेसर ला रहे हैं, तो आईआईएम आईआईटी के नाम पर देश में लोगों को लगता है कि कुछ अच्छे लोग होंगे। आईआईएम के 3 प्रोफेसर जो हैं वो उसको लाते हैं, एक संस्था बनाते हैं। आज आप कोई भी जाकर देख सकता है इनकी वेबसाइट पे, इनकी फंडिंग करने वाले कौन है पे, ये जो शक्तियां आपको क्यों पैसे दे रही हैं, क्या उनको रुचि है भारत के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया में। और ये जैसा कि ये होता है कि भाई ये लोग काम करते हैं बहुत छुपे तरीके से। ये शुरू में बहुत अच्छी चीज, लोकतंत्र को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, फिर उसके अलावा इनके साथ साथ जो नाम है, अजीम प्रेमजी जैसा नाम, आमिर खान का नाम इनकी लिस्ट में आप पाएंगे, बड़े बड़े लोग हैं जो इनके साथ जुड़ते हैं। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण रोकना हमारा उद्देश्य है। तो भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण के नाम पर आप आते हो, और आज आप देख लो कि आप किस याचिका पर बैठे हुए हो। आप जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है, जो चुनाव आयोग उसी अपराधीकरण, भाई जो लोग इसमें छटके जाएंगे वो उसी तरीके के तत्व होंगे जो अवैध लोग हैं, वो अपराधी हैं जो भारत में आके अवैध रूप से रह रहे हैं। जब उनको निकालने की प्रक्रिया की जाती है तो यही एनजीओ आके दीवार बन के खड़ा होता है, जिसका जो कहता है कि वो भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण दूर करना चाहता है, फिर और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहता है। इस तरीके की एक, तो लोगों को लगता है कि भाई अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग होंगे, और नाम भी सुन के आपको लगता है कि भाई आईआईएम के प्रोफेसर है तो ठीक ही होंगे। अब देखिए इन्होंने कैसे शुरुआत की कि भाई उसके बाद 2004-05 से ये अपना काम करते रहे उस समय तक। फिर 4-5 से इनकी अपनी मन मुताबिक सरकार आ गई, तो लगभग लगभग ये शांत हो गए। फिर बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ छुटपुट काम किए, जैसे कि हलफनामा देना जरूरी हो, अपनी इनकम का एफिडेविट देना जरूरी हो, जो कैंडिडेट चुनाव में उतरते हैं उनको, इस तरीके की छोटे छोटे काम करते रहे। ये इनको कभी चुनाव प्रक्रिया में कोई दोष नहीं दिखा, कभी ईवीएम में कोई दोष नहीं दिखा, कभी वीवीपैट का कोई गलती नजर नहीं आई, कभी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया में कोई गलती इनको नहीं दिखाई दी। 2013 के आसपास ये आते हैं और इनको लगता है कि भाई भाजपा एक शक्ति के तौर पर उभर रही है, तो अब इसको रोकना है। इनको ये पता था कि भाजपा का वोटर बड़ा एक अलग तरह का वोटर है, बाकी सब जाति के हिसाब से वोट देते हैं।
धर्म के हिसाब से देते हैं। भाजपा का वोटर जो होता है वो कभी भाजपा से नाराज होता है, कभी खुश होता है, कभी नाराज होता है तो जाके उसको एक विकल्प देना चाहिए, क्योंकि वो भाई वो राष्ट्रभक्त वोटर होता है कई बारी, तो वो कांग्रेस को पचा नहीं पाता क्योंकि कांग्रेस एक तरह से एक्सपोज थी। तो उन्होंने कहा भाई वो कांग्रेस को देगा नहीं, वो वामपंथ में जाएगा नहीं, तो उसको भ्रमित करने के लिए एक नोटा वोटर लाया गया, नोटा का एक ऑप्शन दिया गया। तो नोटा को 2013 के आसपास इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जो एक तरह से कांग्रेस को ही लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इन्होंने किया था। और सबसे मजेदार बात देखिए कि एडीआर नाम की ये जो संस्था है, ये कुछ भी करती है, चाहे जो भी करती है, एक मामूली सा एक रिपोर्ट सर्वे लाती है, अखबारों में फ्रंट पेज पे आप इसकी रिपोर्ट को छपते देखेंगे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट की में इसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसकी निष्ठा, इसकी प्रासंगिकता, इसकी पूरी पर प्रश्न उठाया गया है, तो कहीं आप इस पर कोई बातचीत होते हुए कहीं अखबारों के फ्रंट पेज पे आप इसको नहीं पाएंगे। इन्होंने 2013 से 2000 मतलब कि 2004 से 2014 तक इनको नहीं लगा कि भारत के चुनाव आयोग के चयन में कुछ चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन प्रोसेस में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी चुनती थी, नवीन चावला जैसे लोगों को पॉकेट से निकालती थी और मुख्य चुनाव आयुक्त बना देती थी। तब भी ये एडीआर था, और तब एडीआर और ये लोग तो सोनिया गांधी के जो एक एडवाइजरी काउंसिल थी उसके अंदर बैठा हुआ करते थे ये लोग, तो इनको तब तक कोई समस्या नहीं नजर आई। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तब ये इनका जहर जो है वो पूरी तरह से सामने आना शुरू हुआ। 19 तक इन्होंने दम साधे वेट किया कि जब तो एक साल मोदी आया है, ये 19 तक तो हार ही जाएगा चुनाव। तो 19 में भी जब मोदी जीत जाता है, तो उसके बाद फिर इनको लगा कि यार ये चुनाव आयोग का हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके पहुंच जाते कि जो मुख्य चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया गड़बड़ है, उसमें विपक्ष के नेता, उसमें चीफ जस्टिस, सबको डाला जाना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री सरकार जैसा चाहती है वैसा ना हो, बाकी जो भी देश में एनजीओ चाहते हो वैसा हो, जैसा कोई विदेशी शक्ति चाहती हो वैसा हो, लेकिन बस सरकार जो एक जनता द्वारा चुनी गई सरकार है उसकी मर्जी चुनाव प्रक्रिया में ना चले। और उस पे इनको काफी हद तक सफलता भी मिली, उन्होंने एक समय तक वो किया, और फिर लेकिन आगे चलकर चीजें बदली। अब देखिए, अब इनकी पूरी चीजें जो है, इनकी पूरी प्रक्रिया देखें, अब ये लगातार अपने प्रयास करते रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे, आपको याद होगा जो 24 के चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे निर्णय आया था, वो निर्णय भी इन्हीं की याचिका पर आता है। वो निर्णय भी इन्होंने किया कि भाई अब देखिए, आप कह रहे हो कि आप राजनीति का अपराधीकरण दूर करना चाहते हो, लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हो, और नंबर 2 के पैसे को खत्म करना चाहते हो। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया ही गया था कि भाई ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड कोई बहुत पूरी तरह सफल नहीं था, उसमें क्या होता था कि भाई एक सर्टेन संख्या में पैसों का पता चल जाता था, काला धन एक तरह से रुकता था, और पूरी तरह से फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था वो। लेकिन उस फुल प्रूफ सिस्टम को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज फिर से काले धन की अर्थव्यवस्था। अब देखिए, बिहार में चुनाव हो रहा है, कहीं कोई काले धन की बात हो रही है, कहीं कोई नंबर 2 के पैसे आने बंद हो गए, कहीं कोई नंबर 2 के पैसों की जब्ती हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। फिर से वही पुराना राम राज्य जो एक कांग्रेस के समय का होता था कि नंबर 2 के पैसे, अपराध के पैसे, काले धन पर चुनाव लड़े जाते थे, वो व्यवस्था इसी एनजीओ के की याचिका से और इसके दबाव बनाने की राजनीति से आज फिर से भारत में आ चुकी है। पर सर, इतना कुछ हो रहा है, और यही एडीआर जो है, यही तो वो आंकड़े लेकर आता है कि फलानी पार्टी में इतने अपराधी हैं जिनको टिकट दे दिया गया है, ढमकानी पार्टी में इतने हैं। लेकिन अब जब इनकी पोल पट्टी खुल गई है, तो यही माना जाए कि जो आंकड़े राहुल गांधी वो पीपीटी में दिखाया करते थे, वो आंकड़े भी यहीं से सप्लाई हुए होंगे ना। जी और बिल्कुल। राहुल गांधी को पता होगा कि फर्जी है, इसीलिए वो हलफनामा नहीं दे रहे थे चुनाव आयोग को। और अब तो पूरी पोल पट्टी सुप्रीम कोर्ट में खुल गई कि भाई ये एडीआर जो भी आंकड़े लेकर आ रही है सारे फर्जी हैं, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज हो गया ना। देखिए, एडीआर हो, सीएसडीएस हो, ये जो सज्जन थे संजय कुमार जो पकड़े गए थे रंगे हाथ कि भाई हमारा डेटा फर्जी है, और हम जो उन्होंने भी काफी योगदान किया इस पूरे उसमें। तो राहुल गांधी की जो पूरी रिसर्च एजेंसीज हैं, जो शोध पीछे की जो बैकएंड टीम है, वो यही एडीआर और सीएसडीएस है, और कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें ये खुलकर कहने की बात है। हमारे देश में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई ये कोई एक शोध संस्था है, इतने सालों से चल रही है, तो हम उसको मान लेते हैं कि सच है। वो सच नहीं है, वो कोई सच, ये सच का धंधे में है ही नहीं ये लोग। ये पूरी तरह से देश के लोकतंत्र पर अपने मुट्ठी में लेने और कब्जे, मतलब एक तरह से लोगों के अपनी सरकार चुनने के अधिकार को हाईजैक कर लेने के प्रयास में ये लोग रहते हैं। तो जो आपने अभी कहा कि भाई कैसे इन्होंने ये आपराधिक का एक लिस्ट निकालते हैं हर चुनाव से पहले, पहले क्या बाद में, इस विशेष रूप से कि भाई इस बार ये जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है,
इसके बाद जब चुनाव के बाद परिणाम निकलेंगे कुछ दिन बाद एक रिपोर्ट सारे अखबारों में छपेगी कि इतने प्रतिशत अधिक अधिक मतलब जो सांसद हैं वो अपराधी हैं, इतने प्रतिशत पे हत्या का केस है, इतने प्रतिशत पर बलात्कार का केस है, और इस तरीके की एक रिपोर्ट आती है। अब ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये रिपोर्ट आती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राजनीति में अपराधी नहीं होने चाहिए, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये एडीआर संस्था ही क्यों कर रही है? ये एडीआर संस्था की मंशा क्या है? ये बिल्कुल उस तरीके से घोषित करते हैं कि फला कैंडिडेट जो है वो बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है। जनता को तो नहीं मालूम बहुत ज्यादा कि मतलब वहां के स्थानीय लोग जानते होंगे, वरना अधिकांश लोग तो नहीं जानते कि भाई कौन है ये। तो मान लेंगे कि भाई एक संस्था कह रही है कि सारे जो है अपराधी चुनकर विधानसभा में या संसद में पहुंच गए, तो इससे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मेरी निष्ठा इस लोकतंत्र के प्रति कमजोर होती है। मुझे लगेगा कि भाई सारे अपराधी चुन के आ गए। लेकिन इस देश की न्याय व्यवस्था की एक और सच्चाई भी है कि भाई आज अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, एक राजनीतिक कार्य कर रहा है, एक सामान्य अगर वो नहीं, तो कल को कोई भी उठ के उसके ऊपर कोई आरोप लगा देगा। अगर मान लीजिए कि वो किसी जनता की वाजिब मांग के लिए सड़क पर चक्का जाम लगा रहा है और जिला प्रशासन ने उस पर डकैती, दंगा करने और इस तरीके के आरोप लगा दिए, तो वो भी तो उसके खिलाफ एफआईआर होगा। तो ये जितने राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं उन सब को जोड़कर ये एडीआर बता देती है किसी भी एक सामान्य अच्छे जनता में लोकप्रिय नेता को ये अपराधी सिद्ध कर देते हैं। इन्होंने कभी नहीं आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई इनकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। इन्होंने जितने भी ये सामान्य, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जब बीजेपी के अध्यक्ष बने थे उत्तर प्रदेश में, तो जब वो अध्यक्ष बने तो एडीआर की एक पूरी रिपोर्ट, एक पूरा कच्चा चिट्ठा है और सारे अखबारों ने छापा कि ये तो बहुत बड़ा माफिया दुर्दांत अपराधी है। भाजपा ने एक बहुत बड़े अपराधी को अपना अध्यक्ष बना दिया। भाजपा जो है अपने आप को जो कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस है हम, उसने एक माफिया को अपना अध्यक्ष बनाया है। भाई केशव प्रसाद मौर्य कोई अपराधी या उनकी ऐसी कोई छवि भी नहीं है। वो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो जनता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है जो कहीं जाकर किसी से कुछ तेज आवाज में भी बात कर लेगा, किसी सरकारी कार्यालय में जाकर किसी सरकारी अधिकारी से हो सकता है कोई उसकी कहा सुनी भी हो जाए। जब भी ऐसा होता है तो 10 धाराएं भी लग जाती हैं। तो वो जब धाराएं लग जाती हैं तो उनको कंपाइल कर आप जब ये इस तरीके का एक नैरेटिव बनाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ये इस देश को समझना पड़ेगा कि ये जो एडीआर नाम की संस्था है बेसिकली अपराधीकरण की आड़ में छुपकर कर क्या रही है। और जो कर क्या रही है जब ये बात आती है तो ये करते हुए ये एक्सपोज भी हुए, और कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हुए। सुप्रीम कोर्ट में आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष जब चुनाव का चल रहा था, लोकसभा चुनाव, तो बीच चुनाव में इनकी एक याचिका आती है और ये कहते हैं कि ये जो ईवीएम है, पहले तो इन्होंने ईवीएम के खिलाफ बहुत दुष्प्रचार किया। ईवीएम के खिलाफ दुष्प्रचार राहुल गांधी का ओरिजिनल नहीं है, ये यही एडीआर और ये चाहते हैं, नहीं चाहते कि ईवीएम रहे, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो पहले की तरह से मतदाता पत्र बैलेट पेपर होता था जिस पर लालू यादव जैसे नेता कब्जा कर लेते थे और अपनी मर्जी से सरकार बनती थी, ये वो युग चाहते हैं। ये उसी को चुनाव सुधार कहते हैं, ये उसी को मानते हैं कि ये जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये हुआ कि भाई ईवीएम पे इन्होंने दुष्प्रचार शुरू किया तो चुनाव आयोग ने कहा कि भी ठीक है, हम वीवीपैट, एक पर्ची निकलेगी, जब आप वोट दोगे तो एक पर्ची होगी और उस पर्ची में आपने किसको वोट दिया उसका नाम होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मतलब उसमें गिनती, वीवीपैट की गिनती की बात आई तो वीवीपैट की गिनती, एक सुझाव दिया गया कि भाई इतना प्रतिशत वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए वोटों के अलावा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक सैंपल होना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी गिनती होगी तो फिर वही 12-14 दिन समय लग जाएगा, फिर क्या फायदा, फिर ईवीएम का फायदा क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी अनुमति दी कि भाई एक सैंपल साइज होना चाहिए, कि भाई तो एक उस वक्त किसी पार्टी के, किसी रीजनल पार्टी के उस पर आया था कि भाई एक विधानसभा में 5 पोलिंग बूथों की जो वो वीवीपैट होगी उनकी गिनती होगी और उसका चुनाव रैंडम किया जाएगा। मतलब कोई भी अगर वहां कोई धांधली है तो पकड़ी जा सके, ताकि आप एक रैंडम जब चुनाव करते हैं तो धांधली पकड़े जाने की संभावना पूरी रहती है। तो 5 अब तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, 5 नहीं, पूरे 100% वीवीपैट की गिनती की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जब इन्होंने कहा तो सुप्रीम कोर्ट समझ गया, इनके समझ तो पहले भी रहे होंगे, भगवान जाने, मुझे समझ नहीं आता कि इस देश में। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच थी और उन्होंने इनके पूरे उस याचिका पर सवाल उठाया था, नियत पर सवाल उठाया था और कहा था कि ये ईवीएम को बदनाम करने और भारत की चुनावी प्रक्रिया को संदेह में लाने के लिए एक कोई प्रयास चल रहा है, इसमें आप फ्रंट बने हुए हैं। आप फ्रंट बनकर भारत की पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदेह में डालने के किसी प्रयास के पीछे कोई और है। और ये कहा था कि ऐसा लगता है कि इस महान राष्ट्र की प्रगति और उसकी हर उपलब्धि को कोई कम करके दिखाना चाहता है। आप उनके लिए बात करने के लिए, एडीआर के लिए वो ये कह रहे थे।
और ऐसे, और साथ में दीपांकर दत्ता ने एक बात कही थी, जो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, कि भाई ऐसा कोई भी प्रयास शुरू में ही कुचल दिया जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ये जी। उसी केस के दौरान इन्होंने एक झूठ फैलाया था कि केरल के कासरगोड में एक, और सारे देश के पूरे अखबारों ने छापा था कि केरल के कासरगोड में जब मॉक पोलिंग कराई गई थी वीएम से, तो उसमें कांग्रेस का वोट बीजेपी को चला गया था, और सब ऐसे ऐसे कुछ कुछ उन्होंने एक झूठ फैलाया था। तो इस पूरे झूठ को जब वहां पर खुला, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। आप देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस हम एक जनता के रूप में हम भी उस घटना को भूल चुके हैं, और आज उसी बदनाम, उसी जिस एनजीओ के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश कहते हैं कि इनके प्रयासों को शुरुआत से ही कुचल देना चाहिए, वो मात्र 1 साल के अंदर आज उसी प्रक्रिया पर दाग मतलब उसको उसको बदनाम करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और फिर से वो प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई पाता है, और फिर से उसकी चोरी पकड़ी जाती है। कोई आम व्यक्ति होता तो उसको शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर कास लगाती, हाँ कोई जी। आम होता तो उसको सजा मिलती, लेकिन इनको वो सजा भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये भारत की जनता से कुछ बढ़कर है। आप सोचिए, इतने सीनियर वकील हैं प्रशांत भूषण, अगर वो इस तरह से फर्जी हलफनामा लेकर कोर्ट के सामने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं, तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी हो चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए नजीर बने। अगर कोई और होता तो शायद उसकी तो लाइसेंस भी जब्त हो जाता, प्रैक्टिस जी ही नहीं कर बिल्कुल। पाता वो अदालतों में। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इतना तो तय हो गया, अब ये सब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में वो एडीआर की जैसे धज्जियां उड़ी हैं, तो इसका मतलब अब ये तय हो गया कि राहुल गांधी वो जो एटम बम, हाइड्रोजन बम लेकर आने वाले थे, वो कभी वो बम नहीं आएगा, वो फुस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, अब राहुल गांधी की खूबसूरती यही है कि राहुल गांधी फटे हुए बमों को, जो पुरानी जो जैसे होता है ना, दिवाली के दिनों में हम रात भर जो फूटते हैं, फिर सुबह जाकर ढूंढते थे, बच्चे थे हम लोग तो, कि कोई में थोड़ा सा भी बारूद बचा हो तो उसको फिर से फोड़ दिया जाए, कई सारे बमों का बारूद एक में डाल के फिर से कुछ धमाका कराने की कोशिश करते थे। तो राहुल गांधी उसी तरीके के, आज भी उससे आगे नहीं बढ़े हैं, आज भी उनकी मानसिक आयु काफी कम है। तो वो फिर से वो कुछ ऐसे ही यहाँ वहां का बारूद बटोर कर वो फोड़ सकते हैं। उनके अंदर झूठ बोलने का जो आत्मविश्वास जो है, राहुल जो मतलब केजरीवाल ने इस देश को सिखाया था, केजरीवाल ने इस देश को सबसे बड़ा जो देन है केजरीवाल की, वो ये कि भाई उन्होंने झूठ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना, भोली सूरत बनाकर झूठ बोलना इस देश को सिखाया। राहुल गांधी उनके सबसे पहले योग्य शिष्य है। केजरीवाल को उनको हैप्पी टीचर्स डे भी बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब देखते हैं प्रशांत भूषण इतनी फटकार सुनने के बाद अगला रिएक्शन उनका क्या होता है, क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते हैं। किसी तरीके से जो मुस्लिम वोट बैंक है उसी का तो सारा रोना धोना है बिहार में। वो वोट जो है वो कांग्रेस को भी चाहिए, वो वोट जो है वो आरजेडी को भी चाहिए, वो वोट पीके को भी चाहिए। तो उसी वोट बैंक को बचाने की आखिरी कोशिश थी। लेकिन इसमें भी जोर का झटका लगा है प्रशांत भूषण और सोरोस की फंडेड एडीआर को। लेकिन देखते हैं अब विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से वोटिंग होती है और क्या नतीजे रहते हैं, और नतीजे आने के बाद फिर से रोना धोना गाया जाएगा कि देखिए जो हमारे वोटर थे उनके नाम ही काटे गए। ये सब कुछ भी होगा। आपने इस विषय पर बड़े ही विस्तार से अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।